नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम को बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में समझाऊंगा, कुछ हिंदी के वाक्यों के माध्यम से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, ये इंग्लिश व्याकरण की सीरीज का छठा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे जाके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर सीरीज 2020। वहां पे अगर वो 5 वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब बिना टाइम जाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। यानी एक व्यक्ति के नाम के जगह पे हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरा नाम विक्की है, ठीक है। मैं अपने आप को विक्की ना बोलकर मैं का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो गया। अभी ये चीज को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम जब कन्वर्जेशन करते हैं यानी बातचीत करते हैं तब बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि बातचीत करते समय हम बार बार एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है, मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है। अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अगर जब ये बोलेगा तो ये सुनेगा, जब ये सुनेगा और सॉरी ये बोलेगा तो ये सुनेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि कन्वर्जेशन में एक बोलता है एक सुनता है। और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मोनिका बनाई है, और भी लोग हो सकते हैं। तो बातचीत करते समय हम एक दूसरे का बार बार नाम नहीं लेते हैं। हम एक दूसरे के नाम के स्थान पे हम जिन भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। तभी मैंने यहाँ पे राइट पे लिखा है नेम ऑफ ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति के नाम के स्थान पे हम जो भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वही हमारे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में हमारे 3 तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है हमारा स्पीकर यानी बोलने वाला, एक होता है लिसनर यानी सुनने वाला। और जब बोलने वाला और सुनने वाला जब आपस में बात करते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं जो उस बातचीत में शामिल नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन या फिर अदर पर्सन। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला और थर्ड पर्सन वो होता है जो उस बातचीत में शामिल नहीं होता है। अब आपको ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आपको समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आप सभी के दिमाग में ये बात क्लियर है कि भैया मैं के लिए ना, मैं, मुझे और मेरा, मैं, मुझे, मेरा के लिए, मैं के लिए हम आई लिखते हैं, मुझे के लिए मी लिखते हैं और मेरे के लिए हम माई लिखते हैं। आप सब यही जानते हैं, अगर जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो ये सोचते हैं कि मैं के लिए हमेशा आई लिखा जाता है, मुझे के लिए हमेशा मी लिखा जाता है और माई के लिए हमेशा, सॉरी मेरे के लिए हमेशा माई लिखा जाता है। आप ऐसा समझते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो देखिए, इसी चीज को मैं आज आपको समझाऊंगा कि कब मैं के लिए आई लिखा जाएगा, कब मुझे के लिए आई लिखा जाएगा या मी लिखा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिए, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब बोलने वाला क्या हो, कर्ता हो। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को यह भी दिक्कत होती है कि आखिर ये कर्ता कौन होता है और ये कर्म क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि कर्ता कौन होता है और कर्म क्या होता है। देखिए, कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट 2 ही व्यक्ति हो सकते हैं, या तो काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जैसे एग्जांपल, मैं उसे पढ़ाता हूं,
अभी यहां पे मैं उसे पढ़ाता हूं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो मैं इस वाक्य का क्या हो गया? कर्ता हो गया, पहली बात। दूसरी बात इसकी ये हो सकती है कि इसके बारे में, कर्ता के बारे में बात की जाए, टॉक अबाउट। जैसे कि मैंने कहा राम मेरा भाई है, तो राम यहां पे कोई भी काम तो नहीं कर रहा है, बट अभी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? राम के बारे में, तो राम क्या हो गया उस वाक्य का? कर्ता। तो देखिए, कर्ता के लिए ना आपने दो बातें याद रखनी है कि एक वाक्य में यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो वो करता है, भले वो संजीव हो भले वो निर्जीव हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कार्य को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा हो परंतु उसके बारे में क्या की जा रही हो? बात की जा रही हो। जैसे मैं एग्जांपल कहूं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मैंने कहा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, बात कर रहा हूं मैं नरेंद्र मोदी की, तो मैं क्या हो गया? स्पीकर। आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप क्या हो गए? लिसनर। क्या हमारी इस बातचीत में भी नरेंद्र मोदी शामिल है क्या? नहीं ना, तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये तीनों को आपको मैं अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट अभी आप इतना समझिए कि ये जो सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होता है ना, ये एक वाक्य में या तो कार्य करता है या फिर इसके बारे में बात की जाती है। पहली बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट भी समझना। ऑब्जेक्ट बोले या ऑब्जेक्ट बोले, मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा एडजस्ट करें आप। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात। पहली बात कि ये कर्ता का क्या होता है? प्रतिफल। यानी ये कर्ता का क्या होता है? रिटर्न। और इस पे क्रिया का क्या पड़ता है? इंपैक्ट। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात। एक सिंपल सी बात ये कि कर्म क्या होता है, यानी जो कर्ता क्रिया करता है ना, उसके बदले में जो उसको परिणाम मिलता है, यानी जो उसको रिजल्ट मिलता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल दूं, गाय हमें दूध देती है, मैंने लिखा है यहां पे गाय हमें दूध देती है। गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। किसको देती है? हमें देती है। तो ये जो क्या से मिला? दूध, ये भी ऑब्जेक्ट है। किसको देती है? हमें देती है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट जो होता है या तो कर्ता का प्रतिफल होता है या क्रिया का इस पे प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जांपल पहले सेंटेंस में आप देखिए कि मैं उसे पढ़ाता हूं, तो मैं यहां पे कर्ता है। मैं किसको पढ़ाता हूं? उसे। अगर देखिए मेरे पढ़ाने का, पढ़ाना का प्रभाव पड़ेगा ना उसे में, और मेरा ये प्रतिफल है उसे, तो नेचुरल सी बात है ये उसे जो हो गया, ये इस वाक्य में क्या है? कर्म। बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको कर्ता भी समझ में आ गया, आपको कर्म भी समझ में आ गया। थोड़ा सा और बता दूं कि अगर आपको एक वाक्य में ये नहीं क्लियर होता कि भैया कर्ता कैसे ढूंढे, कर्म कैसे ढूंढे, तो बहुत ही सिंपल सी बात। देखिए, आपके पास ना दो मैजिकल वर्ड हैं, एक है कौन और एक है किसने। देखिए, जब आप कौन लगा के क्वेश्चन पूछते हैं तो जो उसका आंसर मिलेगा ना, वो कर्ता होता है। जैसे मैं उसे पढ़ाता हूं, अब मैंने कहा कौन उसे पढ़ाता है, आंसर क्या आएगा? मैं किसको पढ़ाता हूं? उसको। तो सिंपल सी बात। जैसे कहा यहां तीसरे सेंटेंस में देखिए आप, तीसरे सेंटेंस में आप देखिए, उन्होंने मुझे देखा। किसने मुझे देखा? किसने मुझे देखा? उन्होंने। तो उन्होंने क्या हो गया? कर्ता हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, गाय हमें दूध देती है। कौन हमें दूध देती है? गाय। तो बहुत ही सिंपल, कर्ता वो होता है जो या तो कार्य करे या जिसके बारे में बात की जाए। इससे ढूंढने के दो शब्द हैं, कौन और किसने। आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन समझाने के लिए मैं ये क्यों समझा रहा हूं। इसको समझे बिना आप इसे नहीं समझ सकते, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है यदि आपको एक वाक्य में से, तो आपके पास दो मैजिकल वर्ड हैं। पहला क्या से आप ढूंढिए। आप क्या लगा के पूछिए, गाय हमें क्या देती है? दूध। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा मैजिकल वर्ड है आपके पास किसको। गाय दूध किसको देती है? हमें। तो सिंपल सी बात। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बताया कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्योंकि यहां पे ये जो सब्जेक्टिव केस है ना, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, जब कोई भी कर्ता होगा ना तो ये वाले सारे के सारे यूज होंगे।
और जब कोई कर्म होगा ना तो ये वाले इस्तेमाल होंगे। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ये वाक्यों को बना के दिखाता हूं, जिससे आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए पहला सेंटेंस है, मैं उसे पढ़ाता हूं। अब देखिए ये जो मैं है ना, ये जो सब्जेक्टिव केस है, इसके भी फर्दर दो डिवीजन होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, यानी एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन यानी संख्या में एक, और बहुवचन एक से ज्यादा। तो जब बोलने वाला यानी स्पीकर, जिसे हम वक्ता कहते हैं, जब संख्या में केवल एक है और वाक्य में वो क्या है, कर्ता, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई। और यदि बोलने वाले एक से ज्यादा हैं और वाक्य में वो करता है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी। ऐसे ही मी और अस इसके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इसी चीज को अब मैं इन सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए मैं उसे पढ़ाता हूं, अगर मैंने कहा कौन, मैं, किसको, उसको, ये ऑब्जेक्ट है। पढ़ाना हमारा क्या है, वर्ब, और ता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारे टेंसेस सिखाऊंगा, बट टेंसेस सिखाने से पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स समझाना चाहता हूं, ताकि जब मैं आपको टेंस सिखाऊं, मॉडल सिखाऊं, इंपेरेटिव सेंटेंस सिखाऊं, तब आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए मैं उसे पढ़ाता हूं। अब इस वाक्य को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैं के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं उसे पढ़ाता हूं। यहां पे तीन लोग हैं, एक है बोलने वाला, एक है सुनने वाला, और एक वो है जो इस कन्वर्जेशन यानी इस बातचीत में शामिल नहीं है। तो देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यानी लिसनर के बारे में यहां पे कुछ भी बात नहीं है, बट उसे इस बातचीत में वो शामिल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, और वो इस समय शामिल नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए अब देखिए मैंने क्या लिखा, मैं। इस मैं के लिए मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात, ये बोलने वाला स्पीकर है, संख्या में एक है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई इस्तेमाल करेंगे। आई इस्तेमाल करेंगे, इस बात को याद रखें। क्यों, क्योंकि ये वाक्य का कर्ता है, और कर्ता में कौन सा लगेगा, सब्जेक्टिव केस, तो हमने क्या लगाया, आई लगाया। बहुत ही सिंपल, आई आ गया। अब इसके बाद पढ़ाने को हम बोलते हैं टीच, हमने लिखा टीच, आई टीच। अब देखिए दोस्तों उसे, यही तो आपको कंफ्यूजन है, आपको यही नहीं समझ आता कि उसके लिए क्या लिखें, उन्होंने लिए क्या लिखें। यही वर्ड आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो देखिए उसे, अब ये उसे एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, या लड़का लड़की को छोड़ के कोई और हो सकता है। पर एक बात बताइए, क्या ये वाक्य में करता है, तो नेचुरल सी बात है, ये थर्ड पर्सन तो है, बट ये वाक्य में करता नहीं है, तो ये तो इस्तेमाल नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये लड़का है तो हम क्या लगा देंगे, हिम। अगर ये लड़की है तो क्या लगा देंगे, इट, और सॉरी हर। और यदि मान लीजिए ये लड़का लड़की को छोड़ के कोई जानवर है या कोई निर्जीव चीज है, देखिए जानवर तो नहीं पढ़ते हैं, ना ही निर्जीव चीजें पढ़ती हैं, तो देखिए लड़के के लिए हम क्या लगा देंगे, हिम, और लड़की के लिए क्या लगा देंगे, हर। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भैया ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता कि मैं के लिए आई आएगा, मुझे के लिए मी आएगा, नहीं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, मुझे घर चाहिए, मैंने कहा मुझे घर चाहिए, वैसे आपके दिमाग की एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मुझे का मतलब होता है मी, नहीं, मुझे घर चाहिए। यहां पे वाक्य का कर्ता कौन है, मुझे, कर्ता है ना वाक्य का, तो कर्ता में क्या आएगा, आई, तो मैं बोलूंगा आई नीड ए होम, आई नीड ए होम। मेरी बात समझ आई आपको। तो ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि मैं के लिए हमेशा आई आएगा, मुझे के लिए मी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो वाक्य के किस स्थान पे है। अगर वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस लगेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। बिल्कुल समझ आया होगा आपको। अब इसको लिखते हैं, गाय हमें दूध देती है। मैंने लिखा गाय हमें दूध देती है, क्या, कौन देती है, गाय, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या देती है, दूध, ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसको देती है, हमको देती है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये प्रत्यक्ष कर्म है और ये अप्रत्यक्ष कर्म है। जब मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगा तो पहले मैं आपको कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक बताऊंगा, बट अभी आप इतना समझ लीजिए। देखिए देती है वर्ब हो गया। अब देखिए ती है प्रेजेंट इन
डेफिनेट है। तो गाय के लिए तो हम क्या लिखेंगे, काउ लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। काउ, और देने को हम क्या लिखते हैं, गिव। और काउ क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो मैंने लिख दिया गिव्स। काउ गिव्स। अब देखिए मैं लिखना चाहता हूं हमें के लिए। अब हमें के लिए आपके दिमाग में फिक्स है कि हमेशा अस आता है, ये कहना बिल्कुल गलत। हमें घर चाहिए, मैंने कहा हमें घर चाहिए, तो यहां हमें क्या है, वाक्य का कर्ता, तो आप अस नहीं लिख सकते हैं, आप लिखेंगे वी नीड हूं। बात समझ आ रही है। बट यहां पे ये जो हमें है ना, क्या है, कर्म है। क्या है दोस्तों, कर्म है। और कर्म है इस वजह से, ये फर्स्ट पर्सन के वजह से इसमें क्या आएगा, अस आएगा। क्या आएगा, अस। तो काउ गिव्स अस मिल्क, क्या आ जाएगा, काउ गिव अस मिल्क। बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही ज्यादा सरल सी बात है ये। तो ये डिपेंड करता है कि एक सेंटेंस में उसकी प्लेसमेंट क्या है। अगर यही हमें इस वाक्य का कर्ता होता है ना, तो हम लिखते वी। अगर यही हमें इस वाक्य में कर्म है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अस। बहुत ही सिंपल। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि हम के लिए वी होता है, हमें के लिए अस होता है, और हमारे के लिए आवर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, डिपेंड करता है एक वाक्य की प्लेसमेंट पे ये। अब देखिए ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे देखा, मैंने ऐसा कहा। किसने, उन्होंने सब्जेक्ट हो गया। किसको, मुझको देखा या मुझे देखा। देखना क्या हो गई, वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। अब जरा देखिए, उन्होंने, ये एक से ज्यादा व्यक्ति है। अगर जो थर्ड पर्सन है और अगर वो वाक्य में करता है और वो एक मेल है, यानी वो एक जेंट्स है या एक बॉय है, तो हम क्या लिखेंगे, ही। अगर लड़की है तो क्या लिखेंगे, शी। और अगर लड़का लड़की या मेल फीमेल को छोड़ के अगर कोई है, भले वो थिंक है यानी कोई निर्जीव वस्तु है या एनिमल है, तो हम क्या लिखेंगे, इट। और यदि मान लीजिए एक से ज्यादा है, भले वो सारे जेंट्स हैं या सारी लेडीज हैं या निर्जीव निर्जीव कुछ भी है, तो सबके लिए दे आता है। मेरी बात को समझें आप। अभी यहाँ पे एक बताइए, उन्होंने एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। और ये वाक्य में क्या है, कर्ता। वाक्य में क्या है, कर्ता। और अभी देखिए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे देखा। अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और मैंने कहा उन्होंने मुझे देखा, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। क्या उन्होंने हम इस बातचीत में शामिल है, नहीं ना, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। एक से ज्यादा है, वाक्य में करता है, तो क्या आएगा, दे आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, दे। दे, देखने की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। दे सॉ। और मुझे देखा, मुझे, देखिए बोलने वाला है, बोलने वाला यानी स्पीकर, पर क्या ये इस वाक्य में करता है, नहीं, ये तो कर्म है। और संख्या में कितना है, एक है, यानी एक वचन है, तो क्या आएगा, मी। बहुत ही सिंपल, दे सॉ मी। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है दोस्तों कि मुझे के लिए ना हम आई भी लिख सकते हैं। आपको लग रहा होगा नहीं लिख सकते, देखिए मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, आई नीड मनी। तो यहां पे मुझे के लिए हमेशा मी आएगा, ऐसा कहना गलत है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा केस है, यानी वो वाक्य में किस स्थान पे। अगर वो करता है तो आई आएगा, अगर वो कर्म है तो मी आएगा। इस बात को आप समझिए। वह मुझे जानती है, मैंने कहा वह मुझे जानती है, सॉरी वह तुम्हें जानती है, मैंने ऐसा कहा। तो वह अगर एक लड़की है, अगर वह, मैंने कहा वह तुम्हें जानती है, अगर हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, मैंने कहा वह तुम्हें जानती है, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, और वह इस कन्वर्जेशन में नहीं है, यानी वो क्या होगी, थर्ड पर्सन। यहां पे क्या है, ये इस वाक्य में करता है। अब वाक्य में करता है वह, और ये क्या है, एक जानती है, यानी लड़की है, यानी फीमेल है, और वाक्य में करता है तो क्या लिखेंगे, शी। और अगर यही वाक्य में कर्म होती तो क्या लिखते, हर। बहुत ही सिंपल सी बात। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, शी। बिल्कुल ठीक। अब जानने की इंग्लिश होती है नो। क्या होती है, नो। नो मतलब होता है जानना। और ये शी इज अ सिंगुलर नाउन है, और सॉरी शी हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ES या S का प्रयोग करते हैं। आने वाले टेंसेस के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसको S लगा लेते हैं। शी नोज, शी नोज लिख दिया, ये हमारा सब्जेक्ट था, शी लगा दिया।
क्रिया के लिए नोज लगा दिया। और तुम्हें, देखिए ये जो तुम्हें वर्ड है ना, ये कौन होता है? लिसनर होता है। अभी ये वाक्य में क्या है? कर्म है, तो यू। अगर कर्ता भी होता तब भी यू है। ये एक वचन के लिए भी प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यू एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, दोनों ही केस में क्या होता है? यू होता है। ठीक है, मैंने लिखा शी नोज यू। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात समझा रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम बातचीत में ज्यादा करते हैं। बातचीत जब हम करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं हम जब, तो देखिए शी नोज यू, शी नोज यू मतलब वह तुम्हें जानती है। अब आ जाते हैं इस वाले सेंटेंस में। ये सेंटेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि हम के लिए वी आता है, हमें के लिए अस आता है और हमारे के लिए आवर आता है या आवर्स आता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। जिसने भी ये आपको बताया है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ऐसा डिपेंड होता ही नहीं है। छोटी क्लासेस में बता देते हैं ऐसा ताकि आपका थोड़ा बेस बने, बट बड़ी क्लास में और कंपटीशन लेवल में अगर आपको सरवाइव करना है और इंग्लिश सच में सीखनी है तो आपको पर्सनल प्रोनाउन की जानकारी होना अनिवार्य है। इस बात को ध्यान दें। तो देखिए हमारे पास कार है, मैंने लिखा हमारे पास कार है, तो हमारे यहां पे क्या है? सब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। पास है। इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हम कार रखते हैं, हम कार रखते हैं। अब देखिए हमारे के लिए तो आपके दिमाग में ये फीड है कि भैया आवर आता है या आवर्स आता है। नहीं, अभी इस वाक्य में क्या है? करता है। और ये कौन है? स्पीकर। एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है क्योंकि हमारे एक से ज्यादा है। बोलने वाला प्लूरल नाउन है तो क्या आएगा? वी। तो आपने अभी देखा कि हमारे के लिए हमने क्या लगाया? वी। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भैया आपने ना कभी भी ये रट्टा नहीं मारना है कि हम, वी, हमें, अस और हमारे, आवर। बिल्कुल गलत है। देखिए कि वो वाक्य में कहां पे आ रहा है। अगर वो वाक्य में करता है तो वी और कर्म है तो अस, और किसी के साथ संबंध है और नाउन के साथ है तो आवर, और उसके बाद अगर वो बिना नाउन के साथ है तो आवर्स आएगा, जो कि अगले प्रोनाउन में, क्योंकि ये पहला है, जो सेकंड में आपको बताऊंगा पॉजेसिव प्रोनाउन, उसमें मैं आवर वाले को समझाऊंगा। पॉजेसिव प्रोनाउन को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मैंने लिखा वी हैव, मैंने लिखा वी हैव ए कार, वी हैव ए कार। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे के लिए हमने यहां पे वी क्यों लगाया? क्योंकि ये इस वाक्य का क्या है? करता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, तुम उसे पैसे भेजते हो, मैंने सेंटेंस लिखा तुम उसे पैसे भेजते हो। तो देखिए कौन? तुम। किसको? उसको या उसे। क्या? पैसे। तो देखिए जो क्या से मिलता है वो ऑब्जेक्ट वन होता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर्म होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो किसको से मिलता है ये अप्रत्यक्ष कर्म होता है, इसे हम ऑब्जेक्ट टू की तरह से लिख सकते हैं। भेजना क्या होता है? वर्ब, और ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए तुम के लिए हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सॉरी, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। भेजने को हम क्या लिखते हैं? बहुत ही सिंपल, सेंट लिखते हैं, सेंट। और यू के साथ ई एस एस तो आएगा नहीं। अब बात करते हैं पैसे। पैसे को हम क्या लिख देंगे? मनी। टू। अब जरा देखिए, यू सेंट मनी टू। अब देखिए ये जो उसे है, तुम उसे पैसे भेजते हो। अभी मान लीजिए आप और मैं बात कर रहे हैं, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं, देखिए मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा तुम उसे पैसे भेजते हो। तो बोल कौन रहा है? मैं, मेरा जिगर नहीं है, बट तुम करता हो, उसे भेजते हो, वो थर्ड पर्सन है। अब वो थर्ड पर्सन है क्योंकि वो इस बातचीत में शामिल नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या ये इस वाक्य में करता है या कर्म है? कर्म है। कर्म है तो ये तो इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो इनमें से तीनों में से कोई प्रयोग होगा। अगर ये मेल है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि वो लड़का है या फिर लड़की है। मान लिया कि अगर जेंट्स है यानी बॉय है तो मैं क्या लिखूंगा? यू सेंट मनी टू हिम। और अगर लड़की है तो मैं क्या लिखूंगा? यू सेंट मनी टू हर। मैं मान के चल लेता हूं कि हर है क्योंकि लड़की को तो कोई पैसे भेजता नहीं है, लड़की को भेज सकता है कोई। अब मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूं।
तो आपको समझ में आई होगी ये बात। तो मैंने लिखा यू सेंट मनी टू हर, इज दैट क्लियर? तो देखिए उसे, उन्होंने, इन वर्डों से मत डरिए, आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और वैसे भी मेरा मानना है कि इंग्लिश सीखनी हो या कोई भी सब्जेक्ट सीखना हो, आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी। अब जरा देखिए, मेरे पास पेन है। अब आपके दिमाग में क्लियर है कि मेरे लिए तो माय आता है, बिल्कुल गलत। मैंने कहा मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है यानी मैं पेन रखता हूं तभी तो है, मैं पेन रखता हूं तभी तो है वो। सिंपल सी बात, मेरे पास पेन है। तो ये जो मेरे है, ये इस वाक्य का क्या है? कर्ता। कर्म क्या है? पेन। और पास है, ये हमारी क्रिया है। तो देखिए यहां पे मेरे इस वाक्य का क्या है? कर्ता। संख्या में कितना? एक। बोलने वाला है, स्पीकर है। संख्या में एक है तो क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई हैव ए पेन। आई हैव अ पेन। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब बात करते हैं वह भूख रहा है। मैंने लिखा वह भूख रहा है। तो देखिए इंसान तो भूखता नहीं है, कुत्ता भूखता है। अब कुत्ता वह, और वाक्य में क्या है? करता है। तो ही तो आएगा नहीं, शी भी नहीं आएगा, क्या आएगा? इट आएगा। मैंने लिखा इट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इट इज बार्किंग, इट इज बार्किंग। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन को समझ सकते हैं। फिर दोबारा अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो एक नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तब हम एक दूसरे का नाम ना लेकर उनकी जगह पे जो भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं मेरे दोस्तों। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम के दो केस होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जब वाक्य में कर्ता होगा तो ये प्रयोग किए जाएंगे, कर्म होगा तो ये प्रयोग किए जाएंगे। बोलने वाले के लिए ये आते हैं प्रयोग में, सुनने वाले के लिए ये आते हैं, और अगर जो बातचीत में शामिल नहीं होता है उसके प्रयोग में ये आते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये सेंटेंस नहीं बनाने आते हैं तो आप मुझे बोलिए। अगर आप ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं पहले आपको टेंस सिखा दूंगा, भले उनको सिखाने से पहले, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस नहीं सीखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप मुझे कमेंट में लिखते हैं कि आप हमें पहले टेंस बताएं तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।